चरण ये नज़ारा देखकर जोर से हंस पड़ा, खड़ा हुआ, पालने के पास गया और धीरे से जुड़वां बच्चों के गालों पर चुटकी काटी। चिंता मत करो, तुम दोनों के भी हैं। तुम्हारी माँ और मैं पहले उन्हें तुम्हारे लिए बचा कर रखेंगे। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें उन्हें अपने पास रखने देंगे, कैसा रहेगा? दोनों नन्हे मुन्नों ने, चाहे उन्हें समझ आया हो या नहीं, अपने छोटे छोटे मुंह खोले और बड़बड़ाने लगे मानो चरण से बातें कर रहे हों। लेकिन बच्चों की यह बात समझना वाकई मुश्किल था और चरण मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने दोनों बच्चों को देखने के लिए हाथ बढ़ाया और देखा कि उनके डायपर बदलने की ज़रूरत है। वह जल्दी से दोनों छोटे दूध मुँहे बच्चों के डायपर बदलने के लिए साफ डायपर लेने गया। बच्चों का पेट छोटा होता है और उठते ही उन्हें भूख लग जाती है। चरण ने अपना कोट पहनने के बाद सबसे पहले नन्हे मुन्नों के लिए दूध का फॉर्मूला बनाने गया। हालांकि किरान 1 साल से ज़्यादा की थी, फिर भी वह दिन में 2 बार दूध का फॉर्मूला पीती थी। सुबह वह बड़ों के साथ नाश्ते में शामिल होने से पहले पेट भरने के लिए थोड़ा दूध का फॉर्मूला भी पी लेती थी। बच्चों के दूध का फॉर्मूला खत्म करने के बाद चरण और प्रिया ने खुद को साफ किया और दो परिवार के साथ नाश्ता करने चले गए। नए साल का नाश्ता बहुत ही लजीज था। नाश्ते में तरह तरह की चीज़ें थीं, साथ ही पकौड़े और चिपे चिपे चावल के गोले भी। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे और पिछली रात के वसंतोत्सव पर्व पर चर्चा कर रहे थे। नन्ही किरान ने खुशी से कहा, पापा, मम्मी, मैंने आपको कल टीवी पर देखा था। ये सुनकर चरण और प्रिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे थोड़ा आगे एक गोल मेज पर बैठे थे और कैमरा आगे पीछे घूमते हुए स्वाभाविक रूप से उन्हें कैद कर रहा था। सबने कुछ देर शो के बारे में बातें की और खाना खत्म करने के बाद उन्होंने आंगन में बर्फीले नज़ारे को निहारा। रात के ज़्यादातर समय तक बर्फबारी होती रही थी, लेकिन आज बर्फबारी रुक गई थी। जमीन, आंगन की दीवारों और पेड़ों की शाखाओं पर सफ़ेद बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई थी। जब सूरज निकला तो वह सफ़ेद बर्फ पर चमक रहा था, जिससे वह थोड़ा चकाचौंध हो रहा था। छोटी किरान ने बर्फ का आदमी बनाने की जिद की, इसलिए चरण और प्रिया उसे आंगन में बर्फ का आदमी बनाने के लिए ले गए। बर्फ के आदमी बनाने की बात आई तो किसी के पास कोई पेशेवर कौशल नहीं था। बर्फ के आदमी बनाना बस मनोरंजन के लिए था, बच्चे को खुश करने के लिए। दू यानलिन और दू यानशु के परिवारों के बच्चे अभी छोटे थे, गोद में लिए हुए उत्सुक थे, लेकिन चल नहीं सकते थे। वे बस किनारे से ही मस्ती देख सकते थे। चरण और प्रिया के प्रयासों से और नन्ही किरान, एक गोल मटोल गोल स्नोमैन धीरे धीरे आकार लेने लगा। किरान अपनी ऊनी टोपी लेकर स्नोमैन के सिर पर रख दी, फिर प्रिया से स्नोमैन के चेहरे के हाव भाव बनाने को कहा। स्नोमैन को और भी खूबसूरत होते देख नन्ही सी बच्ची खुशी से उछल कूद कर रही थी, ताली बजा रही थी। स्नोमैन बनाने के बाद परिवार ने आंगन में स्नोबॉल की लड़ाई की। चरण और प्रिया ने किरान के साथ जी भरकर खेला। नए साल के दिन वैसे भी और कुछ करने को नहीं था, बस बच्चों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताना था। लिविंग रूम में ओल्ड मास्टर डू, वेनलिजुन और बाकी लोग ये नज़ारा देखकर मुस्कुरा रहे थे। चरण एक बेहतरीन नौजवान है और उसका चरित्र अच्छा है। वह तियान तियान के साथ अच्छा व्यवहार करता है और बच्चों के प्रति जिम्मेदार है। जब वह तियान तियान और बच्चों की देखभाल करता है तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। वेनलिजुन की आंखें अपने दामाद के लिए संतुष्टि से भर गईं। बूढ़े मास्टर डू मुस्कुराए और बोले, हमारी तियान तियान भी बुरी नहीं है। चरण आगे बढ़ रहा है और हमारी तियान तियान भी लगन से पढ़ाई कर रही है और आगे बढ़ रही है। मैंने सुना है कि तियान तियान द्वारा शुरू किया गया कपड़ों का ब्रांड विदेशों में भी प्रसिद्ध हो रहा है। हाँ, जल्द ही एक विदेशी फैशन शो होने वाला है और तियान तियान की कंपनी उसमें भाग लेगी। उस समय वह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ेगी। वेनलिजुन भी यह बात कहकर राहत महसूस कर रही थीं। उन्हें हमेशा से अपनी बेटी का ऋणी महसूस होता रहा, जिसने विश्वविद्यालय भी नहीं पढ़ा था। हालांकि प्रिया हमेशा से ही विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक रही हैं, फैशन डिज़ाइन का अध्ययन करती रही हैं और उस पर कड़ी मेहनत करती रही हैं। अपनी गर्भावस्था के दौरान भी उन्होंने अपने फैशन डिज़ाइन के काम को नहीं छोड़ा। अब वह देश की एक शीर्ष फैशन डिज़ाइनर बन चुकी थीं। उनसे कस्टम गाउन बनवाने के इच्छुक ग्राहकों ने इस साल के उत्तरार्ध तक बुकिंग करा ली थी। वेनलिजुन को अपनी बेटी पर सचमुच गर्व था। नए साल के दिन वे परिवार के साथ घर पर ही रहीं। दूसरे दिन चरण प्रिया के साथ रिश्तेदारों से मिलने गया। रिश्तेदारों से मिलने के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए डू परिवार के यहाँ आराम किया। नए साल के छठे दिन के बाद चरण काम के लिए हथियार अनुसंधान विभाग गया। उसे राष्ट्रीय सब्सिडी और कई तरह के लाभ मिलते थे, इसलिए वह साल भर सिर्फ अपने निजी मामलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। नए साल के 7वें दिन हथियार अनुसंधान विभाग ने काम शुरू कर दिया। ये जानते हुए कि चरण आज आ रहा है, चेन ज़ेयुआन और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि चरण के आगमन का मतलब था कि और भी शक्तिशाली हथियार सामने आएंगे। और चरण ने उन्हें निराश नहीं किया।
इस बार हथियार अनुसंधान विभाग में उन्होंने शोधकर्ताओं को कई उच्च तकनीक वाले हथियारों का आविष्कार करने में मदद की। आधा महीना जल्दी ही बीत गया। चरण और प्रिया बीजिंग में 20 दिनों से ज्यादा समय बिताने के बाद हुआंगान काउंटी लौटने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे अपना सामान पैक कर रहे थे, डू वेईवेई उनके दरवाजे पर आया और सबको एक विनाशकारी समाचार दिया। डू होंगेंग का निधन हो गया था। डू वेईवेई ने बताया कि जब से डू होंगेंग लकवाग्रस्त हुई थी, शुरुआत में जिद्दी और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद में उन्हें पछतावा और ग्लानि होने लगी। वे अपने भीतर के उथल पुथल को दूर करने में असमर्थ रहीं। उनकी सेहत बिगड़ती गई और पिछले 1 महीने में उन्होंने मुश्किल से खाया पिया, खुद को जिंदा रखने के लिए पूरी तरह से अंतःशिरा पोषण पर निर्भर रहीं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन उन्हें अचानक एक पल के लिए होश आया और उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। डू होंगेंग ने डू वेईवेई का हाथ थामा और उनसे लंबी बातें की। एक बेटी के रूप में वह अपने बड़ों के प्रति अवज्ञाकारी और अनादरपूर्ण रही थी। एक पत्नी के रूप में वह अपने पति के प्रति विश्वासघाती रही थी, हमेशा अपने पहले प्यार के बारे में सोचती रही और वे केवल नाम के लिए एक जोड़ा थे। एक माँ के रूप में वह अपने बेटे के प्रति निर्दयी रही थी, उसका उचित पालन पोषण नहीं कर पाई, उचित देखभाल और स्नेह का अभाव था और एक माँ के दायित्वबोध का अभाव था। उसने अपनी बेटी के व्यक्तिगत पालन पोषण की जिम्मेदारी पूरी नहीं की, मनमाने ढंग से उसके जीवन को बदल दिया और उसके लिए जो सबसे अच्छा था उसकी आड़ में उसे नुकसान पहुंचाया। अपनी भतीजी के प्रति वह क्रूर और निर्दयी रही थी, उसने अपने खून के रिश्ते वाली भतीजी को बड़ों की जरा भी दया के बिना त्याग दिया था। डू होंगेंग ने कहा कि उसके जैसी विश्वासघाती, पितृभक्त, निर्दयी, अधर्मी, अशिष्ट, मूर्ख और अविश्वसनीय व्यक्ति के लिए शीघ्र रिहाई उसके लिए स्वर्ग की दया थी। डू वेईवेई की कहानी सुनने के बाद ओल्ड मास्टर डू काफी देर तक चुप रहे, उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं और उनकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। वेन लिजुन और डू जेंगटिंग भी स्तब्ध थे। 1 साल से अधिक समय से उनमें से किसी ने भी डू होंगेंग की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि उनके मन में उसके प्रति गहरा आक्रोश था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसके बारे में जानकारी लेने से परहेज किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक एक व्यक्ति की मृत्यु एक दीपक के बुझने के समान है। इस क्षण में अतीत की सारी नफरत और शिकायतें दूर हो गईं। डू होंगेंग के 2 बच्चों डू वेईवेई और ली क्वानवेई ने उनके लिए अंतिम संस्कार किया और डू होंगेंग को पश्चिमी उपनगर कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की। अंतिम संस्कार के दिन डू परिवार, साथ ही चरण और प्रिया, सभी इसमें शामिल होने आए। हालांकि बूढ़े गुरु डू ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन सभी देख सकते थे कि उनकी कनपटियों पर सफ़ेद बाल बढ़ गए थे। आखिरकार वह कभी उनकी सबसे छोटी बेटी थी, जिसे बड़े होने पर लाड़ प्यार मिला। अब एक सफ़ेद बालों वाला व्यक्ति एक काले बालों वाले व्यक्ति को विदा कर रहा था, तो उनके दिल की भावनाओं को सहन करना मुश्किल रहा होगा। चरण और प्रिया ने भी डू होंगेंग की समाधि के सामने सिर झुकाया। इस प्रकार सभी पुराने गिले शिकवे और विवाद सुलझ गए। हुआंगान काउंटी, फुयुआन। डू होंगेंग के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद चरण और प्रिया अपने जुड़वां बच्चों को लेकर एक निजी जेट से वापस चले गए। लौटते ही ये जोड़ा व्यस्त हो गया। प्रिया स्वीटहार्ट फैशन कंपनी के विकास की व्यवस्था करने और कतार में खड़े ग्राहकों के लिए कपड़े डिजाइन करने में व्यस्त थी। अब स्वीटहार्ट फैशन ब्रांड के डायरेक्ट स्टोर देश भर के प्रमुख प्रथम श्रेणी के शहरों में स्थित हैं। बॉस होने के नाते वह हमेशा एक निष्क्रिय प्रबंधक नहीं रह सकती थी। चरण भी व्यस्त था, लेकिन उसके नाम पर कई कंपनियां थीं और पेशेवर प्रबंधन के साथ उसे केवल कंपनी के विकास की नीतियां निर्धारित करने की आवश्यकता थी। हालांकि तकनीक को अपडेट करने का काम अभी भी उसी पर था। उपकरणों, कारों और मोबाइल फोन सभी को अपडेट करने की जरूरत थी और हर कुछ महीनों में नए मॉडल लॉन्च होते रहते थे। सौभाग्य से कंप्यूटर की मदद से चरण ने गहन शोध और अध्ययन के बाद कंप्यूटर के साथ काम करने की तकनीकों में कुशलता से महारत हासिल कर ली। कंप्यूटर से चित्र बनाना सीखने के बाद उसकी कार्यकुशलता में काफ़ी सुधार हुआ। इस समय अपना काम खत्म करने के बाद चरण अपने कंप्यूटर पर समाचार देख रहा था। वह तियानहुआ टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित तियानहुआ ब्राउज़र का उपयोग कर रहा था। इस ब्राउज़र पर इंटरनेट के माध्यम से टेक्स्ट, चित्र और वीडियो सहित वेब पेजों तक पहुंचा और देखा जा सकता था। वर्तमान में केवल तियानहुआ टेक्नोलॉजी कंपनी ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तकनीक को प्राप्त कर सकती है। उन विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अभी तक इस तकनीक का विकास नहीं किया है। इसलिए जब ये खबर सामने आई तो कुछ लोगों ने सोचा कि तियानहुआ कंपनी केवल प्रचार और झूठे विज्ञापन कर रही है। लेकिन जैसे जैसे उपयोगकर्ताओं ने इसका उपयोग करना शुरू किया, अधिक से अधिक लोगों ने तियानहुआ ब्राउज़र की पुष्टि की। खबर फैलने के बाद तियानहुआ टेक्नोलॉजी की तकनीक ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। कई कंपनियों ने तियानहुआ टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई। कुछ बड़ी कंपनियां तियानहुआ कंपनी का अधिग्रहण भी करना चाहती थीं, लेकिन हुआंग ज़ोंगकियांग ने उन्हें सीधे मना कर दिया। अब उनका दृढ़ विश्वास है कि तियानहुआ टेक्नोलॉजी भविष्य में निश्चित रूप से दुनिया के शिखर पर होगी।
जैसे जैसे त्यानहुआ टेक्नोलॉजी की प्रसिद्धि बढ़ी, उसके उत्पाद भी खूब बिकने लगे। खासकर वसंत महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शित होने के बाद इसकी लोकप्रियता और प्रभाव और भी बढ़ गया। चाहे त्यानहुआ के मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या कैमरे, उनकी बिक्री आश्चर्यजनक रही। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। हुआंग ज़ोंगकियांग ने चारन को बताया, इस साल नेटवर्क एक्सेस के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या पिछले साल की तुलना में 10 गुना से भी ज़्यादा थी। वर्तमान में लगभग 3 करोड़ लोगों ने त्यानिक सिम कार्ड प्राप्त किए हैं और त्यानहुआ मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं थे और फ़ोन कार्ड, कॉल शुल्क और इंटरनेट शुल्क भी सस्ते नहीं थे। हर साल तेज़ी से बढ़ते हुए ये गति भी काफ़ी आश्चर्यजनक थी। हालांकि चरण ने धीरे धीरे उत्पादन लागत को नियंत्रित करने, उत्पाद की कीमतें कम करने और संचार और इंटरनेट शुल्क को अधिक अनुकूल बनाने की भी योजना बनाई। इस तरह ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन खरीद पाएंगे और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। किन परिवार गांव के मुखिया किनजेन पवनी के घर आए और उसे पाकर कहा, पवनी, तुम्हारे पिता नानचेंग जेल में हंगामा मचा रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर पवनी की भौहें थोड़ी चढ़ गईं। क्या उन्होंने वह कहा जिसके लिए वह मुझसे मिलना चाहते हैं? जब से उसे पता चला कि किनजेंगुओ ने झांग होंगलेई और वांग यंजू के साथ मिलकर चरण को थोड़े से मुनाफे के लिए धोखा दिया है, पावनी ने फिर कभी किनजेंगुओ से मुलाकात नहीं की। वह आखिरकार चरण के साथ अपने रिश्ते को सुधारने में कामयाब रही थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। पावनी जानती थी कि चरण अभी भी किनजेंगुओ से बहुत नफरत करता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि वह तुम्हें देखना और तुमसे बात करना चाहता है। पावनी किनजेंगुओ से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन गांव के मुखिया ने कहा, तुम्हें फिर भी उससे मिलने जाना चाहिए, वरना जेल गांव की समिति को बुलाती रहती है और यह अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर पावनी केवल सहमत हो सकी। ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। गांव के मुखिया को विदा करने के बाद पावनी ने किनदाजी को इस बारे में बताया। किनदाजी ने सुना कि पावनी किनजेंगुओ से मिलने जा रही। पावनी ने सिर हिलाया और दोनों ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए किनदाजी के माता पिता को सौंप दिया। किनदाजी गाड़ी चलाकर पावनी को हुआंगान काउंटी की नानचेंग जेल ले गया। किनदाजी जिस कार को चला रहा था वह त्यानिक सिंह ऑटोमोबाइल का नवीनतम मॉडल था, जिसे चरण ने भेजा था। चरण और पावनी के बीच सुलह हो जाने के बाद उनके पुराने गिले शिकवे सुलझ गए और अब उनका जिक्र नहीं होगा, इसलिए वह पावनी और किनदाजी के साथ कंजूसी नहीं कर रहा था। पावनी और किनदाजी नानचेंग जेल पहुंचे, अपनी जानकारी दर्ज की और फिर मुलाकात कक्ष में एक थके हुए किनजेंगुओ को देखा। कुछ समय बाद किनजेंगुओ का चेहरा बूढ़ा हो गया था, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उसके गाल धंसे हुए थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। इस समय उसकी धुंधली आंखें पवनी को गौर से देख रही थीं। पवनी को पहले से बिल्कुल अलग दीप्तिमान और कपड़े पहने हुए देखकर किनजेंगुओ की आंखों में एक तेज चमक उठी। तुम मुझे क्यों देखना चाहती हो? पवनी ने महसूस किया कि किनजेंगुओ की निगाहें उसे बहुत असहज कर रही थीं, जैसे कि वह कुछ हिसाब लगा रहा हो। किनजेंगुओ ने अपनी बेटी का ठंडा रवैया देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं, उसकी आवाज़ रुंध गई। पवनी, पिताजी जानते हैं कि मैं गलत था। मैंने चरण को निराश किया। पवनी का चेहरा तनावग्रस्त था, उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। उसने लंबे समय से किनजेंगुओ की बेशर्मी देखी थी, इसलिए वह उसकी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकती थी। किनजेंगुओ ने देखा कि उसकी बेटी अविचल थी और उसने आंसू पोंछने का नाटक किया। पवनी, क्या तुम और चरण, क्या तुम दोनों भाई बहन अब सुलह कर चुके हो? अगर स्वर्ग में तुम्हारी माँ की आत्मा तुम दोनों भाई बहनों को सुलह करते हुए देख ले तो उसे निश्चित रूप से बहुत सुकून मिलेगा। उसने पवनी को एक प्रेमपूर्ण भाव से देखा, उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस तुम दोनों भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार न करना है। मैं अब पछतावे से भर गया हूँ। पवनी, तुम और चरण सुलह कर चुके हो, क्या तुम भी मेरे लिए एक अच्छा शब्द कह सकती हो और चरण से अतीत में की गई मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करने के लिए कह सकती हो? पवनी को आखिरकार समझ में आया कि किनजेंगुओ उसे क्यों देखना चाहता था। इस पल भी किनजेंगुओ को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ था। वह भी अपनी बेटी का इस्तेमाल करना चाहता था, बिना किसी पछतावे के। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, उसने साफ मना कर दिया। चरण तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। क्यों? पवनी, चरण तुम्हें माफ़ कर सकता है, मुझे क्यों नहीं? किनजेंगुओ के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम नहीं चाहती कि हम बाप बेटे के बीच के गिले शिकवे मिट जाएं? अब हमारे परिवार में सिर्फ हम 3 ही बचे हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि हम सब मिलकर रहें? मेरे भाई ने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसने मुझे फंसाया था और मेरी जान लगभग चली गई थी। उसे अपराध बोध हुआ, इसीलिए उसने मेरे पिछले कर्मों को माफ़ कर दिया। पवनी ने गुस्से से कहा। वह हमेशा से समझती थी कि अगर उन दुष्टों ने उसका अपहरण न किया होता और चरण की जान को खतरा न पहुंचाया होता, अगर उसका समय से पहले जन्म न हुआ होता और वह लगभग मर न गई होती,
तो चरण के लिए उसे इस जीवन में माफ़ करना मुश्किल होता और भाई बहनों में सुलह न होती। पवनी वास्तव में इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। जहाँ तक आपकी बात है, आप चरण के जैविक पिता हैं, फिर भी आपने व्यक्तिगत रूप से अपने ही बेटे को किसी और के पास धकेल दिया और उसे धोखा देने के लिए दूसरों के साथ सांठगांठ की। पवनी ने तीखे स्वर में पूछा, आप कहती हैं कि चरण आपको माफ़ करने से इनकार करता है, लेकिन आपका क्या? खुद से पूछिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने चरण के प्रति कितना स्नेह दिखाया। किन झेंगबुओ को उम्मीद नहीं थी कि पवनी उस पर चिल्लाएगी। एक पल के लिए स्तब्ध और स्तब्ध मौन के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, उसे किसने कहा था कि पैदा होते ही अपनी माँ की मौत का कारण बने? जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे वह मनहूस घटना याद आ जाती है। मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? हे वाह। पवनी ने ठंडी आंखों से किन झेंगबुओ को देखा, अब भी तुम बहुत स्नेही होने का दिखावा कर रहे हो। तुमने अपनी शादी को धोखा दिया और अवैध संबंध बनाए। मेरी माँ गर्भवती हो गई और उसके तुरंत बाद काव्या विनीत से गर्भवती हो गई। किन झेंगबुओ, मेरी माँ को चरण ने नहीं मारा, उसे तुमने और काव्या ने मारा था। उसका समय से पहले जन्म हुआ था और उसे बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ था। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तुम और काव्या उसे नाराज करते थे? तुम्हें चरण एक बेटे के रूप में पसंद नहीं है सिर्फ इसलिए कि उसकी आंखें माँ जैसी हैं, है ना? अपने भाई को देखकर तुम्हें माँ की आंखें याद आती हैं, है ना? तुम्हारा ज़मीर बहुत दोषी है और तुम उन आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही, डरती हो कि मेरी माँ बदला लेने आ जाएगी। आखिरकार जब उसकी मौत हुई थी तब उसकी आंखें खुली थीं। उसे चैन कहाँ मिला? पवनी के शब्द एक एक करके किन झेंगबुओ के दिल पर छा गए और उसकी आंखों में घबराहट के भाव उभर आए। नहीं नहीं पवनी, बकवास मत करो। सच हो या झूठ तुम्हारा दिल ही जानता है। पवनी की आवाज़ शांत हो गई। बचपन से लेकर अब तक तुमने चरण के प्रति अपने पिता के किसी भी कर्तव्य को पूरा नहीं किया, बल्कि तुमने उसे लगातार चोट पहुंचाई है। अब तुम किस बिना पर उससे माफ़ी और अपने आसपास रहने की उम्मीद करती हो? तुम इसके लायक नहीं हो। अपनी बात खत्म करने के बाद वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ो और यहाँ जो कड़वा फल तुम्हारा है उसका स्वाद लो। वह मुड़ी और मुलाकात कक्ष से बाहर चली गई। किन झेंगबुओ उस दिशा में शून्य भाव से देखता रहा जहां वह जा रही थी। उसकी आंखें दहशत से भरी थीं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने ऐसा नहीं कहा। सुयू को मैंने नहीं मारा, उसे चरण ने मारा था। नहीं, उसे मैंने मारा था, वह मुझसे बहुत नाराज थी। हाँ, मैंने उसे बहुत नाराज किया था। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसकी आंखें पागलपन से भर गई थीं। मैंने ही उसे मारा था। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मेरे पास मत आना, यहाँ मत आना। मुलाकात कक्ष के अंदर किन झेंगबुओ कभी उन्मत्त हो रहा था, कभी बुदबुदा रहा था और कभी कभी जब वह अकेला होता तो मूर्खतापूर्ण हंसी उड़ाता था। वह पागल है। चारण, नानचेंग जेल से फोन आया, उसका स्वर कुछ हैरान था। हाँ, हमने एक आधिकारिक मनोचिकित्सक से उसकी जांच करवाई थी और वह सचमुच मानसिक रूप से टूट गया है, काफी गंभीर और अपनी देखभाल करने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका है। जेल वार्डन ने कहा, कानूनी नियमों के अनुसार जो कैदी उसकी तरह अपनी देखभाल करने की क्षमता पूरी तरह से खो चुके हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा या उनके रिश्तेदार निगरानी में इलाज के लिए उन्हें वापस ले जाएंगे। ये सुनकर चरण एक पल के लिए चुप हो गया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। फोन रखने के बाद चरण सोफे पर पीछे झुक गया, ये सोचते हुए कि पवनी ने किन झेंगबुओ से क्या कहा होगा। वह वास्तव में इस वजह से पागल हो गया था। हालांकि किन झेंगबुओ पागल था या नहीं, चरण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी चरण को परवाह नहीं थी। बटलर वांग, उसने पुकारा। बटलर वांग जल्दी से हॉल से अंदर आया और सम्मानपूर्वक बोला, सर क्या आदेश हैं? किसी को नानचेंग जेल ले जाओ और उसे तियानताई अस्पताल के मनोरोग विभाग में भेज दो। चारण का स्वर शांत था, जब वह ठीक हो जाए तो उसे वापस जेल भेज दो। जी हाँ सर, बटलर वांग ने तुरंत जवाब दिया। बटलर वांग के जाने के बाद चारण अकेले सोफे पर बैठा, विचारों में खोया हुआ। पिता और पुत्र के बीच 2 दशकों से चली आ रही ठंड, मनमुटाव, दर्द और नुकसान को आसानी से कैसे सुलझाया जा सकता था। वह किन झेंगबुओ से नफरत करता था और जब तक किन झेंगबुओ जिंदा था चारण उसे एक भी अच्छा दिन नहीं बिताने देता था। जब वह मरता तो चारण एक अच्छी दफनाने की जगह तैयार करता और उसे एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार देता। एक बेटे के तौर पर वह किन झेंगबुओ को यही एकमात्र पितृभक्ति दे सकता था। 2 महीने बाद तियानशिंग किंडरगार्टन, तियानशिंग प्राइमरी स्कूल, तियानशिंग मिडिल स्कूल और तियानशिंग हाई स्कूल बनकर तैयार हो गए और शुरुआती शरद ऋतु में नामांकन के लिए खुल गए। चरण और प्रिया ने व्यक्तिगत रूप से स्कूल के वातावरण और सुविधाओं का दौरा किया। सब कुछ चरण द्वारा मूल रूप से प्रदान की गई डिज़ाइन योजनाओं के अनुसार बनाया गया था।
शिक्षण भवन, छात्र छात्रावास, कैफेटेरिया, शिक्षक छात्रावास, शौचालय, खेल के मैदान और भूनिर्माण परिसर का हर हिस्सा उत्तम था। चरण और प्रिया इससे बहुत संतुष्ट थे। शरद ऋतु सेमेस्टर शुरू होने के बाद यहाँ दिखाई देने वाले बच्चों के मुस्कुराते चेहरों के बारे में सोचकर दंपति के दिलों में संतुष्टि की भावना जाग उठी। यदि युवा मजबूत हैं तो राष्ट्र मजबूत है। केवल एक उत्कृष्ट अगली पीढ़ी की खेती करके ही एक राष्ट्र अनिश्चित काल तक समृद्ध हो सकता है। मौसम धीरे धीरे गर्म होता गया और जल्द ही 1 जून को बाल दिवस था। केरान 1 वर्ष और 10 महीने का था और जुड़वां बच्चे भी 8 महीने से अधिक के थे। बच्चों के लिए छुट्टी मनाने के लिए चरण ने उनके लिए फुयुआन में एक छोटा सा सपनों का महल बनाया। महल में सभी प्रकार के खिलौने और मनोरंजक सुविधाएं थीं। चरण ने आसपास के रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने बच्चों को खेलने के लिए आमंत्रित किया। शरत, विक्रम, पावनी और तीनों चाचा सभी अपने बच्चों को फुयुआन ले आए। छोटे बच्चे इतने सारे खिलौने देखकर बहुत खुश हुए। बड़े बच्चों की देखभाल करते थे, उनके साथ हिंडोले पर घूमते थे, उनके साथ छोटे ट्रकों में घूमते थे और उन्हें ट्रैम्पोलिन पर उछलते हुए देखते थे। वे उनके साथ पानी की बंदूकें खेलते थे, उनके साथ मस्ती करते थे, उनके साथ शोर मचाते थे और उनके साथ हंसते थे। बच्चों की हंसी फुयुआन में गूंजती थी, मधुर और सुनने में सुखद। जब वे खेल खेल कर थक जाते थे तो आराम करने के लिए लाउंज कुर्सियां और चरण द्वारा तैयार किया गया बुफे होता था। सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, फल, पेय और नाश्ते उपलब्ध थे। आज न केवल बच्चों के लिए एक उत्सव का दिन था, बल्कि वयस्कों के लिए भी अपने बच्चों के साथ तनाव मुक्त होने और आराम करने का दिन था। खाने पीने और खेलने में सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया। उन्होंने ये भी सहमति व्यक्त की कि अब से हर बाल दिवस पर काम को अलग रखकर अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शाम को चरण ने रसोई से सभी के मनोरंजन के लिए हॉट पॉट तैयार करने को कहा। बच्चों को पसंद आने वाला खाना भी उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। खाने की मेज पर चरण खड़ा हुआ, अपना गिलास उठाया और बोला, वहां मौजूद हर परिवार के सदस्य और दोस्त का शुक्रिया। आपके साथ और सहयोग की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाया हूं। मैं आप सभी के लिए टोस्ट करता हूं। चरण की बातें सुनकर शरत और बाकी लोगों की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा कि वे चरण के साथ थे और उसका साथ दे रहे थे, लेकिन असल में चरण की वजह से सबकी जिंदगी बदल गई थी। तियांगे, मुझे आपके लिए टोस्ट करना चाहिए। शरत अपना गिलास उठाया और खड़े होकर बोले, तुम्हारे बिना आज शरत नहीं होता। हाँ, तियांगे के बिना जीनिंग और मैं पति पत्नी नहीं बन पाते और हम इतना पैसा नहीं कमा पाते। विक्रम भी खड़े हो गए। चरण के नेतृत्व में वह और शरत अब अरबपति थे। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में विक्रम और शरत ने पहले सपने में भी नहीं सोचा होगा। झांग जिनिंग ने लाल आंखों से कहा, मैं देश विदेश में एक प्रसिद्ध संगीतकार और गीतकार बन सका, इसका कारण यह है कि गुरु ने मुझे बहुत मेहनत से पाला पोसा। आपने विक्रम और मेरे बीच विवाह भी करवाया, जिससे हमें 2 प्यारे बच्चे हुए। तीसरे अंकल सू मिंग्युआन ने कहा, अगर चरण ने मुझे उस समय याद न दिलाया होता तो शायद मैं किसी और के बच्चे को पाल रही होती, पूरी तरह से धोखा खाकर। मैं अब ताओ यून के साथ बहुत खुश हूं, सब चरण की बदौलत। प्रिया ने अपना वाइन ग्लास उठाया, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। मैं भी। अगर चरण मेरी तरफ से पैरवी करने ना आया होता तो मेरे दत्तक माता पिता मेरी शादी उस अपाहिज बूढ़े से बहुत पहले कर देते। चरण से शादी के बाद उसने हमेशा मुझ पर प्यार और स्नेह बरसाया है। मुझे आज जो खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी मिली है वो दी है। सबकी बातें सुनकर चरण भावुक हो गया। अपने पुनर्जन्म के बाद के कुछ सालों में उसने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी दुखद नियति बदल दी। उसका पुनर्जन्म सार्थक था। चलो सब लोग एक ड्रिंक लेते हैं, हमारी शानदार जिंदगी के लिए, भविष्य में और बेहतर होते जाने की शुभकामनाएं। उसने जोर से कहा। सबने खुशी से जयकार की और साथ में पीने के लिए अपने गिलास उठाए। खाने की मेज पर माहौल जीवंत और गर्मजोशी भरा था। बच्चे आयाओं की देखरेख में खाना खा रहे थे और बड़े भी शांति से खाना खा सकते थे। ये खाना रात 8 बजे के बाद खत्म होने तक चला। चरण और प्रिया ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को विदा किया। वे दोनों सो रहे बच्चों को वापस अपने कमरे में ले गए और उन्हें उनके छोटे से बिस्तर पर लिटा दिया। प्रिया बाथरूम में नहाने गई तो उसने एक ऐसी डांस कट पहन ली जो चरण ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आस्तीनें फड़फड़ा रही थीं और उसके हिलने पर रिबन हल्के से हिल रहे थे। जब चरण ने उसकी खूबसूरत गोरी कमर देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। पत्नी, आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रिया ने उसे घूरते हुए देखकर अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराए। उसने हाथ बढ़ाया और चरण का हाथ थाम लिया और घर से बाहर चली गई। दोनों आंगन में चले गए और प्रिया ने चरण का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, मुझे याद है तुम कहा करते थे कि तुम चाहते थे कि हम लगन से आंतरिक शक्ति का अभ्यास करें ताकि भविष्य में छत पर कूदकर तारों को देख सकें। अब हम ये कर सकते हैं। उसने चरण का हाथ थाम लिया और दोनों ने अपनी ऊर्जा समेटी, धीरे से अपने पैर जमीन पर थपथपाए और छत की ओर कूद पड़े।
जब वे छत पर उतरे तो उन्होंने तारों से भरा आकाश और फू गार्डन के विभिन्न आंगन में जगमगाती रोशनी देखी। प्रिया ने चरण को छोड़ दिया। चरण ने उसका हाथ थामा और धीरे से आंख मारी। पतिदेव, आज आपके लिए एक सरप्राइज तैयार है। ये सुनकर चरण थोड़ा उत्साहित हो गया। कैसा सरप्राइज? प्रिया खिलखिलाकर मुस्कुराई। वह कुछ कदम पीछे हटी और मीठी आवाज में बोली, मैंने आपको दिखाने के लिए एक डांस सीखा है। ये सुनकर चरण का उत्साह बढ़ गया। वाह, पत्नी कितनी अच्छी है। प्रिया के होठों पर मुस्कान थी। उसने अपनी पतली गोरी बाहें उठाईं और हल्के हल्के कदम रखते हुए चांदनी में किसी परी की तरह नाचने लगी। चरण ने चांदनी में अकेली नाच रही उस खूबसूरत महिला को देखा। उसकी आंखें मोह से भरी थीं। प्रिया डांस में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने एक पेशेवर डांस टीचर से खास तौर पर सीखा था और चरण के लिए डांस करने के लिए लगन से अभ्यास किया था। अब तारों भरे आसमान के नीचे वह एक ड्रेस में अकेली डांस कर रही थी और आंतरिक शक्ति के साथ उछलते हुए वह और भी खूबसूरत लग रही थी। आसमान में किसी परी की तरह उसके पूरे शरीर पर एक मनमोहक आभा फैल रही थी। चरण मंत्रमुग्ध हो गया। उसने प्रिया का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह और भी मोहित हो गया। प्रिया का नृत्य समाप्त होने के बाद वह चरण की ओर चली गई। उसने मुस्कुराते हुए चरण का हाथ थाम लिया। पति, क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे पसंद है। पत्नी कितना अच्छा नृत्य करती है। चरण ने सीधे प्रिया को देखा। उसकी आंखें जोश से भरी थीं। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी पतली कमर को गले लगाया और उसके लाल होठों को जोर से चूमा। हल्की चांदनी में युगल गले मिले और चूमते हुए चरण ने सीधे प्रिया को उठाया और छत से कूद गया, कमरे में वापस भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही वे बेडरूम में पहुंचे, चरण उसे सीधे अंतरिक्ष में ले गया, क्योंकि अंतरिक्ष में ध्वनि बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंचती और सोते हुए बच्चे नहीं जागते। युगल थोड़ा और खुलकर बोल सकते थे। आंसू प्रिया के शरीर पर नृत्य की स्कर्ट पूरे आकाश में उड़ती तितलियों में बदल गई, जिससे उसकी सुंदर और सुडौल आकृति प्रकट हो गई। प्रिया की पलकें कांप उठीं और उसकी जैद जैसी त्वचा चमक उठी, मानो कोई फूल हो जिसे तोड़ा जाना है। चरण का खून उसके दिमाग में दौड़ गया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया, सिर झुकाया और उसे चूमा। 6 साल बाद तियानशिन प्राइमरी स्कूल, दूसरी कक्षा 9 कक्षा के अंदर चीनी भाषा की कक्षा में शिक्षिका उत्कृष्ट रचनाएं पढ़ रही थीं। मेरे पिता एक शानदार जन शिक्षक हैं। वे एक मेहनती माली की तरह हैं जो कक्षा के प्रत्येक छात्र को शिक्षित करते हैं। मेरे पिता एक शल्य चिकित्सक हैं। जब वे छुरी पकड़ते हैं तो वे सबसे सुंदर लगते हैं। वे एक डॉक्टर हैं जो जान बचाते हैं और घायलों को ठीक करते हैं। मेरे पिता एक मजदूर हैं। वे रोज़ कड़ी मेहनत करते हैं और काम से लौटने पर मेरा होमवर्क करवाने में मेरी मदद करते हैं। मेरे पिता के कई पेशे हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं। वे उपन्यास लिख सकते हैं, संगीत रचना कर सकते हैं और पटकथाएं लिख सकते हैं। वे रॉकेट, मिसाइल और विमानवाहक पोत भी बना सकते हैं। ओह! चीनी शिक्षिका ये रचना पढ़कर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने रचना पर लिखे नाम को देखा और कक्षा में बैठी एक छोटी बच्ची को देखा। उस छोटी बच्ची ने एक सुंदर राजकुमारी की पोशाक पहनी हुई थी, जिसकी 2 चोटियां थीं और उसने बहुत ही सुंदर और प्यारी पोशाक पहनी हुई थी। उसका रूप रंग वाकई बहुत मनभावन था। बस बात यह है कि ये रचना कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण थी। शिक्षिका ने पुकारा, किनकेरन। शिक्षिका द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर किनकेरन झट से खड़ी हो गईं। शिक्षिका, किनकेरन, शिक्षिका ने कल कहा था कि मेरे पिता का व्यवसाय, रचना लिखते समय तुम्हें कुछ ज्यादा यथार्थवादी लिखना होगा। तुम झूठ नहीं बोल सकती, बनावटी तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी रचना वास्तविकता से थोड़ी अलग है और इसे दोबारा लिखने की जरूरत है। चीनी शिक्षिका ने गंभीरता से कहा। किनकेरन के गोल मटोल चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। शिक्षिका, मैंने ये नहीं गढ़ा। मैंने जो लिखा है वो सब सच है। चीनी शिक्षिका का चेहरा काला पड़ गया। तुम शिक्षिका के सामने झूठ नहीं बोल सकती। ये कहना ठीक है कि तुम्हारे पिता उपन्यासकार, संगीतकार या पटकथा लेखक हैं, लेकिन रॉकेट, मिसाइल और विमानवाहक पोत बनाना बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है। दूसरे छात्र हंसे बिना नहीं रह सके। कुछ छात्र भी हंसे और बोले, किनकेरन जरूर शेखी बघार रही होंगी। लगता है मैंने उसे कभी अपने पिता के बारे में जिक्र करते नहीं सुना। ये शेखी बघारना बहुत बड़ा है। टीचर भी इस पर यकीन नहीं करती। किनकेरन ने उन छात्रों की तरफ देखा जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और आंखें झपकाईं। लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। चीनी टीचर का चेहरा तब काला पड़ गया जब उसने अपनी गलती न जानने के भाव को देखा। किनकेरन, अगर तुम झूठ बोलती रहोगी तो टीचर तुम्हारे माता पिता को बुलाकर उनसे सीधे पूछेंगे। किनकेरन ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। ठीक है, तो मेरे पिता को फोन करो। चीनी टीचर सचमुच गुस्से में थी। उसने अपना फोन निकाला। पता पुस्तिका में किनकेरन के पिता का फोन नंबर मिला और उसे डायल किया। फोन मिलाते ही दूसरी तरफ से एक धीमी और चुंबकीय आवाज गूंजी।
नमस्ते, मैं चरण बोल रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कौन है? मैं किनकेरन की कक्षा की शिक्षिका सू मियाओ हूँ। सू मियाओ ने फ़ोन पकड़ा, किनकेरन की ओर देखा, जो अभी भी बिना पछतावे के, और चरण से कहा, किनकेरन की कुछ बुरी आदतें हैं। कृपया स्कूल आएं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। ओह, ठीक है, ठीक है। फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद चरण ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। शिक्षक द्वारा अभिभावकों से मिलने के लिए बुलाए जाने से ऐसा लग रहा था कि शिक्षक काफ़ी परेशान थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि केरैन ने स्कूल में क्या किया होगा। वह जल्दी से त्यानिक सिंह प्राइमरी स्कूल पहुंचे और केरैन की कक्षा के दरवाजे पर पहुंचे। ये देखकर कि शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे थे, चरण कुछ मिनट इंतजार करता रहा। शिक्षक के रुकने के बाद ही उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से दरवाज़ा कई बार खटखटाया। नमस्ते शिक्षक, मैं किनकेरन के पिता हूँ। उसकी नज़र पोडियम पर बैठी शिक्षिका पर पड़ी। शिक्षिका ने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था, लगभग 35 साल की थी और छोटी छोटी बांधे हुए थी, जिससे वह काफ़ी सख्त लग रही थी। चरण को देखते ही उन्होंने जल्दी से कहा, केरैन के पिता, कृपया अंदर आइए। चरण कक्षा में दाखिल हुआ और किनकेरन की सीट की ओर देखा। किनकेरन बीच में बाईं ओर बैठी थी और चरण को देखते ही उन्होंने उत्साह से हाथ हिलाकर उनकी ओर इशारा किया, पापा। चरण ने होठों को मोड़कर उन्हें हल्की सी मुस्कान दी। चीनी शिक्षक ने शुरू किया, केरैन के पिता, आपको अपनी बेटी को सचमुच अनुशासन सिखाना चाहिए, वह बिना पलक झपकाए झूठ बोलती है। चरण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपका क्या मतलब है? केरैन ने कौन सा झूठ बोला? चीनी शिक्षक ने किनकेरन की रचना पुस्तक निकाली और चरण को थमा दी। केरैन के पिता, कृपया पहले अपनी बेटी द्वारा लिखे गए निबंध पर एक नज़र डालें। चरण ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और पढ़ने के लिए अपनी नज़रें नीची कर लीं। दूसरी कक्षा का निबंध अपेक्षाकृत सरल होता है, कुल मिलाकर ज्यादा शब्दों का नहीं, इसलिए चरण ने उसे जल्दी ही पढ़ लिया। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और उन्होंने किनकेरन को स्वीकृति भरे भाव से देखा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने इसे बहुत अच्छा लिखा है। शिक्षक झुंझला गए, क्या आप माता पिता अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं? उसे मनगढ़ंत बातें सिखाते हैं? ये निबंध पिताजी के पेशे के बारे में होना चाहिए था। देखो छात्र, केरैन ने यहाँ क्या लिखा है। पिताजी रॉकेट, मिसाइल और विमानवाहक पोत बनाते हैं। ये वास्तविकता से बहुत दूर है। ये देखकर कि शिक्षक काफ़ी नाराज़ हैं, चरण ने जल्दी से समझाया, शिक्षक, मेरी बेटी ने जो लिखा है वही असलियत है। खांसी, मैंने तो रॉकेट, मिसाइल और विमानवाहक पोत बनाने के काम में हिस्सा लिया था। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि किनकेरन ने झूठ क्यों बोला, पता चला कि आप माता पिता कितने अवास्तविक हैं। चीनी शिक्षिका ने गुस्से से कहा, माता पिता होने के नाते आपको अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए। आप अपने बच्चों के सामने बकवास कैसे कर सकते हैं? बेवजह आलोचना सहने के कारण चरण का स्वभाव भी अच्छा नहीं था। उसने तुरंत कहा, शिक्षक माने या न माने, मेरी बेटी का निबंध सच है और माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों की शिक्षा से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो तुम सबूत पेश करो कि तुम्हारा पेशा इससे जुड़ा है। चीनी शिक्षिका ने मन ही मन बुदबुदाया, उसका चेहरा बहुत गंभीर था। चरण ने केरैन की ओर देखा, फिर उसकी नज़र चीनी शिक्षिका पर पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। बात करने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को कुछ निर्देश दिए। फ़ोन रखते ही चरण ने चीनी शिक्षिका से कहा, चूंकि शिक्षिका मुझसे ये साबित करने पर जोर दे रही हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मान जाऊंगा। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि शिक्षिका गलत हैं, तो शिक्षिका को पूरी कक्षा के सामने मेरी बेटी से माफ़ी मांगनी होगी। किनकेरन ने सिर हिलाया, ठीक है, शिक्षिका ने मुझ पर झूठ बोलने का गलत आरोप लगाया है, इसलिए उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पिता पुत्री का घमंडी रूप देखकर चीनी शिक्षिका ने चिढ़कर कहा, अगर मैंने सचमुच आपको गलत समझा है तो मैं आपसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। कुछ ही देर बाद फुयुआन से बटलर वांग दौड़कर आए। उन्होंने दो लोगों को कक्षा में पोडियम पर एक बड़ा बक्सा ले जाने का निर्देश दिया। चारण ने बक्सा खोला और हाथ से इशारा किया, शिक्षक जो सबूत चाहते हैं वो सब बक्से में है, आप खुद देख सकते हैं। चीनी शिक्षिका को संदेह हुआ, वे नीचे झुकीं और बक्से में रखी चीज़ों की जांच करने लगीं। बक्से में रखी चीज़ें सोने की चमक से चमक रही थीं, मानो मेडल हों, और कुछ प्रमाण पत्र वगैरह भी थे। चीनी शिक्षिका ने उन्हें पलटा, उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। उनकी उंगलियां भी थोड़ी कांपने लगीं। जब उन्होंने एक एल्बम देखा तो चीनी शिक्षिका की आंखें घूम गईं और वे सीधे ज़मीन पर गिर पड़ीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस एल्बम में विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं के साथ चरण की तस्वीरें थीं। वह भले ही चरण को न पहचानती हो, लेकिन वह उन नेताओं को पहचानती थी जो समाचारों में आए थे और उनकी पहचान और क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर चरण इतनी बड़ी हस्तियों के साथ तस्वीरें ले सकता है तो वह साधारण कैसे हो सकता है?
ये सोचकर कि उसने वाकई इतनी बड़ी हस्ती पर सवाल उठाया है, चीनी शिक्षिका बेहद निराश हो गई और उसने सोचा कि काश वह मर जाती। शिक्षिका बेहोश हो गई। किनकेरन ने उसे याद दिलाया, कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजकर उसे अस्पताल ले जाऊंगा। चरण ने हाथ हिलाया। चीनी शिक्षक को ले जाने के लिए किसी को बुलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि चीनी शिक्षक जमीन से उछलकर खड़ा हो गया और जल्दी से चारण को प्रणाम करके माफी मांगने लगा। मुझे माफ करना केरान के पिता, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। छात्र केरान पर दोष लगाने से पहले तथ्यों को स्पष्ट न करना मेरी गलती थी। चीनी शिक्षक का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया और वह बार बार झुककर माफी मांगती रही। चारण ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में जब कोई समस्या आए तो शिक्षक को इतनी आसानी से फैसले नहीं लेने चाहिए। इस बार उसने अपनी प्यारी बेटी के साथ लगभग अन्याय कर दिया था। डिंगलिंगलिंग, छुट्टी की घंटी बजी। चारण ने कहा, चून की स्कूल की छुट्टी हो गई है, मैं केरान को लेकर पहले निकल जाऊंगा। चीनी शिक्षक ने जल्दी से कहा, ठीक है केरान के पिता, अपना ध्यान रखना। चीनी शिक्षक ने चारण और उसकी बेटी को जाते हुए देखा। जैसे ही उसने नजरें हटाईं, उसने प्रिंसिपल को दौड़ते हुए आते देखा। मैंने सुना है मिस्टर किन हमारे स्कूल आए थे, वे कहाँ हैं? वे तो जा चुके हैं। तुमने उन्हें नाराज तो नहीं किया है ना? शायद नहीं। चीनी शिक्षिका को ज्यादा यकीन नहीं था। प्रधानाचार्य, मिस्टर किन कौन हैं? प्रिंसिपल ने गंभीरता से कहा, ये मिस्टर किन एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे हुआंगान काउंटी के विकास को बढ़ावा दिया है। वे न सिर्फ हमारे हुआंगान काउंटी के सबसे अमीर आदमी हैं, बल्कि तियानशिंग प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी उन्हीं के पैसों से बने हैं। और हाँ, तियानताई अस्पताल भी। चीनी शिक्षिका उसकी बातें सुनकर कांप उठीं। हे भगवान, उसने किस खास इंसान को नाराज कर दिया। केरान को लेने के बाद चारण यूजो और केक्सिन को लेने किंडरगार्टन गई। तीनों बच्चे रास्ते भर कार में बातें करते रहे, जिससे माहौल बहुत जीवंत रहा। घर वापस आकर परिवार खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ और खुशी से लबरेज एक शानदार दिन का आनंद लिया। खाने के बाद परिवार सोफे पर बैठा, बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे और चरण टीवी पर समाचार देख रहा था। चीन का नया लड़ाकू विमान सामने आया। वैश्विक मीडिया हैरान। चीन की अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुई, निर्धारित समुद्री क्षेत्र में सटीक रूप से उतरी और अत्यधिक लंबी दूरी के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक चुनौती दी। हमारी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में कई द्वीपों पर पुनः कब्जा कर लिया है, जो प्रेरणादायक है। जैसे जैसे घरेलू उच्च तकनीक वाले हथियार विकसित हुए, राष्ट्र और भी मजबूत होता गया। अब किसी भी तुच्छ व्यक्ति ने सीमा पर उपद्रव मचाने या हमारे राष्ट्रीय क्षेत्र को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कई शक्तिशाली आधुनिक उच्च तकनीक वाले हथियारों के विकासकर्ता के रूप में चरण स्वाभाविक रूप से वह देश के सबसे प्रसिद्ध सैन्य विशेषज्ञ बन गए। देश ने उन्हें अनगिनत पदक और मानद उपाधियां प्रदान की। वे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सम्मानित एक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिभा थे, कृषि विज्ञान संस्थान के एक शिक्षाविद थे जिन्होंने अनगिनत आम लोगों को गर्म खाने और पहनने की सुविधा दी, और पर्दे के पीछे से सत्ताधारी और कई उद्यमों के प्रमुख शेयरधारक भी थे। वे चीन के सबसे कम उम्र के अरबपति थे। उनकी एक प्यारी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी, और कम उम्र में ही वे जीवन में एक विजेता बन गए थे। और चारण को भी विश्वास था कि उनका भविष्य और भी रोमांचक होगा। प्रिय पाठकों, मेरे साथ इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन और प्रोत्साहन मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस समय यह उपन्यास आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। ये भले ही संपूर्ण न हो, लेकिन लेखक ने इसमें बहुत मेहनत की है। आगे मैं चिंतन करूंगा, अनुभव संचित करूंगा और आपके लिए और भी रोमांचक रचनाएं लाने का प्रयास करूंगा। अब तक मेरे साथ रहे पाठकों को फिर से धन्यवाद। मैं नमन करता हूं। संपूर्ण पाठ का अंत।